हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पढ़ाईशाला की प्रहार सीरीज़ में। मैं डॉक्टर प्राची सिंह आज आपको 2021 में आ चुके यूपीएसआई के फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि जो हवा में मॉइस्चर है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उस मॉइस्चर को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी या आर्द्रता। ठीक है, अब जो मॉइस्चर होता है या वाटर वेपर्स होती है, ठीक है, जो प्रेजेंट होती है एयर में उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब जितनी ज्यादा जल वाष्प प्रेजेंट होगा एयर में, ठीक है, उसको उतनी ज्यादा आर्द्रता होगी, उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी। और जितना ज्यादा मौसम खराब है, जितनी ज्यादा बारिश होगी, वो भी प्रभावित करता है ह्यूमिडिटी को। ठीक है, तो डिपेंड करता है किन किन चीजों पे, जितना ज्यादा वाटर वेपर्स या जितना ज्यादा वर्षा, ये डिपेंडेंस होगा ह्यूमिडिटी की, उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बारिश को मेजर करता है, कितनी ज्यादा बारिश हो रही है, कितना ज्यादा रेनफॉल हो रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये उस इंस्ट्रूमेंट का टाइप बता दिया इन लोगों ने कि वो सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर जैसे दिखता है, उसके ऊपर फनल है। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट है हमारा रेन गॉज। रेन के नाम से भी आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि वो रेन गॉज हो सकता है, लेकिन एक उन्होंने ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए भी दिया है, रेन मीटर। तो रेन मीटर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, रेन गॉज है एक इंस्ट्रूमेंट। ये दिखता कैसा है? ये एक बेलनाकार पात्र होता है जिसके ऊपर फनल होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बारिश की बूंदें होती है वो कलेक्ट होती रहती है। ठीक है, फिर हम इसको मेजर कर लेते हैं और इससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि कितनी ज्यादा बारिश हुई है या वर्षा हुई है। ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम इन्होंने और दिया है, जैसे कि पायरेनोमीटर। इसका काम क्या है? ये क्या करता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, ठीक है, सौर विकिरण, ये उनको मापता है। तो पायरेनोमीटर का काम क्या है? सौर विकिरण को मापना या सोलर रेडिएशन को मापना। ये भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि भाई पायरेनोमीटर का काम क्या है, या वो पूछ सकता है कि सोलर रेडिएशन को कौन सा इंस्ट्रूमेंट नापता है। ठीक है, उसको उपकरण को नापने वाला क्या है, तो वो क्या होगा हमारा पायरेनोमीटर। तीसरा इंस्ट्रूमेंट वो पूछ सकता है हमारा एनेमोमीटर क्या होता है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस दिया है तो उस पर क्वेश्चन भी बना सकता है वो। ठीक है, इसका काम क्या है? ये हमारी वायु की गति को मापता है। ठीक है, जो एयर की वेलोसिटी होती है उसको नापता है ये। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जो भी हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जो घरेलू कचरे होते हैं, उसको डिकम्पोज या फिर प्राकृतिक प्रक्रियाओं से अपघटन जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस को बोला जाता है हमारा बायोडिग्रेडेशन। ठीक है, ये जो पॉल्यूशन वर्ड जोड़ दिया है मेरे हिसाब से तो गलत है, बट कोई नहीं, क्वेश्चन आया है तो हम उसको पढ़ाएंगे ही। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेशन या फिर जो जीव जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जितना भी जो जो घरेलू कचरा होता है ना, उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, डिकम्पोज कर देते हैं। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेशन या फिर बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन। ठीक है, इसका इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई इंडस्ट्री से कूड़ा निकलने वाले को तो थोड़ा ना हो गया वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लाइट ईयर है ये क्या मेजर कर सकता है। अब इसको हम बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ईयर से सोच सकते हैं कि कहीं वो समय को तो नहीं नाप रहा है, फिर लाइट से कंफ्यूज हो जाएंगे कि लाइट का मतलब क्या हो गया, लाइट और समय इसका क्या मतलब हुआ। तो हम कोशिश करते हैं कि क्या है ये। ठीक है, अब जो प्रकाश वर्ष होता है, ये प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूर तक तय जा सकता है। ठीक है, प्रकाश की गति की बात करें तो होती है 3 × 10⁸ मतलब ये 3 × 10⁸ एक सेकंड में जा सकता है, इसकी गति होती है प्रकाश की। ठीक है, तो वो एक साल में कितनी दूरी तक जाता है, उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर का यूज करते हैं। ठीक है, ये डेंसिटी भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो इसका मेजरमेंट क्या है? डिस्टेंस को, दूरी को नापना लाइट ईयर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है, जो हमारे स्फेरिकल मिरर है उसकी सरफेस को, उसके सतह के केंद्र को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा सतह तो इसकी ये है, तो इसका केंद्र क्या है? ये पोल। इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन चेंज कर देता, वो बोलता है कि स्फेरिकल सरफेस के मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं, इसके केंद्र को क्या बोलते हैं। अगर मिरर के केंद्र को पूछता तो उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इन्होंने पूछा कि स्फेरिकल मिरर की सरफेस, इसके सतह के केंद्र को क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर हो गया हमारा पोल। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है ना, वो ये भी पूछ सकता था कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल है, इससे जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, तो वो है हमारी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है क्लोरीन। क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर गैस होती है। हीलियम भी रूम टेम्परेचर पर गैस होती है। फॉस्फोरस ये रूम टेम्परेचर पर होता है सॉलिड, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है हमारा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी गैस है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। ये रहा हमारी ब्रोमीन, ठीक है। ये ऐसी दिखती है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड दिखती है। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में, वो कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इसको हम अलग से पूरा वो जान लेते हैं, ठीक है। भोपाल में एक भोपाल गैस ट्रेजिडी ट्रेजिडी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, ठीक है ना। हुआ क्या था कि सन 1984 में दिसंबर 2 या 3 के बीच में, 2 की रात या 3 की सुबह आप बोल सकते हैं। इसमें क्या हुआ था, जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, एक पेस्टिसाइड प्लांट था जो पेस्टिसाइड्स पेड़ों में छिड़कते हैं, ठीक है, कीड़ों को मारने के लिए। तो वो पेस्टिसाइड प्लांट था। इसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड था मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC गैस, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, वो लीक कर गई थी। अब ये लीक हुई कैसे, जो उसके जो टैंक्स थे ना, उसके अंदर घुस गया था पानी। इस पानी के घुसने से जो ये जो गैस थी बहुत ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट हो गई और वो लीक हो गई, ठीक है। लीक होने से क्या हुआ, कम से कम 2 हफ्ते के अंदर 8,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और ऐसे ही ऐसे उनके मरने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ता गया समय के साथ। कम से कम 5.5 लाख लोग एक्सपोज हुए थे इस गैस से। आगे भी जाकर उनमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते गए। जो हमारी UCC थी, उन्होंने कम से कम 470 मिलियन डॉलर उनको कंपनसेशन दिया था, मुआवजा दिया था पीड़ितों को, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा मतलब फैला हुआ ये इंसिडेंट था। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था। वो पूछ सकते हैं कब हुआ था, तो वो हुआ था दिसंबर 2 और 3 1984 में। वो ये पूछ सकते हैं कि वो केमिकल कंपाउंड क्या था, तो वो था हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भी पूछ सकते हैं कि वो किस चीज की फैक्ट्री थी, तो वो पेस्टिसाइड प्लांट की फैक्ट्री थी, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कितना टन फैला था, तो वो हुआ था 42 टन फैल गया था, ठीक है। और किसकी वजह से, पानी की वजह से हुआ था कि पानी लीक हो गया था, है ना। जिसकी वजह से जो वो था, ट्रिगर हो गया था डिजास्टर जो भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन क्या होती है, तो उसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में देख सकते हैं। हमने एक एसिड ले लिया HCl और एक बेस ले लिया NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो जब भी H आयन को देखता है, तो इन दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ किसी भी सब्सटेंस से ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब भी एसिड का H आयन और बेस का OH आयन एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये एक दूसरे से मिलकर क्या बना लेते हैं, पानी, जो कि एक न्यूट्रल pH का होता है। इसका pH होता है 7, ठीक है, और बना देता है सॉल्ट। तो जो बचे हुए कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, ये खाली थोड़े ना रहेंगे, ठीक है। तो एसिड और बेस जब भी मिलता है तो जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो न्यूट्रल प्रोडक्ट बनता है। इसका पीएच ना एसिड होता है ना बेस होता है, इसका होता है 7 pH, ठीक है, न्यूट्रल पीएच। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी। तो वही मैंने पूछा था कि वो क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। कहाँ हुई थी, भोपाल में हुई थी। कब हुई थी, 1984 में, दिसंबर 2 या 3 को, ठीक है। किसकी वजह से हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की वजह से। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को पूछते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज, किन रोज को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब हम जानते हैं ये कौन कौन सी हो सकती है। ऑप्शन इन्होंने दिए अल्ट्रावायलेट, गामा, विजिबल और इंफ्रारेड। इसका आंसर है हमारा विजिबल लाइट। अब हम जानते हैं क्यों। जो फोटोसिंथेसिस होती है उस प्रोसेस में जो पौधे होते हैं जिस प्रकाश को उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, उसी प्रकाश को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब ये जो प्रकाश है जो किसको यूज कर सकते हैं, वो आता है 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के बीच में, ठीक है। इस वेवलेंथ के जो प्रकाश को बोलते हैं विजिबल लाइट बोलते हैं। इसलिए हमारे जो ऑप्शन है विजिबल लाइट सही है। जो अल्ट्रावायलेट होती है उससे डैमेज पहुंचता है पेड़ों को, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। गामा रेस तो पॉजिटिवली चार्ज होती है, ये भी नहीं हो सकता। और इंफ्रारेड ऊष्मा प्रदान करती है, ये भी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव या फिर पार रेडिएशन नहीं है। तो वो हमारा कौन सा है, विजिबल लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट ऑफ मैटर फिफ्थ स्टेट है, ठीक है। तो पहले कोशिश कर लेते हैं कि हमारे पहले 5 स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा सॉलिड ठोस, देन लिक्विड द्रव, फिर हो गया गैस, और फोर्थ और फिफ्थ है हमारा प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संघनन या फिर बोस आइंस्टीन
कंडेंसेट। अब देख लो पहले प्लाज्मा क्या होता है। तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स अलग हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। तो इस आयनाइज मैटर को हम बोलते हैं प्लाज्मा। वो हाई टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा होता है। और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो कर दिया जाए, अत्यंत निम्न तापमान लगभग शून्य के निकट, अब वो कौन सा शून्य? वो शून्य होना चाहिए 0 केल्विन। इसी को ही हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 273.15 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसी को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करा तो 459 459 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर गिरना चाहिए, तब जाके ये मैटर बनता है हमारा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन। इससे हम पूछ रहे हैं ये लोग कि बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, ये किस में क्लासिफाइड है, कहाँ इनको वर्गीकृत किया गया है, तो उनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स, उपधातु। उपधातु का मतलब है ये वो धातु है जिनके अंदर धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये कई सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उनमें हम याद कर ले रहे हैं एक ट्रिक से, ठीक है। वो ट्रिक मैंने बनाई है। बंता, सीता, गीता, ऐश्वर्या, ऐश सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं, ठीक है। बंता से बोरॉन, सीता से सिलिकॉन, गीता से जर्मेनियम, ऐश मतलब आर्सेनिक, सब एंटीमनी का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो एस बी होता है, और ट्यूशन से टेलेरियम। ये दो और है, पोलोनियम और एट्रिटियम, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी सब्सटेंस उन्होंने पूछ लिया क्वेश्चन में, तो उनको वो क्या है, हमारे मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। तो इससे हम ट्रिक से आप लोग याद कर लेना, ताकि आपसे कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप याद बता सको। 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज सोल्डर, ठीक है। तो सोल्डर क्या है, और उससे इन लोगों ने बताया भी है कि एक एलॉय है या फिर मिश्र धातु है, जो कि दो धातुओं से मिलकर बना है। और ये किससे मिलकर बना है, इस क्वेश्चन में मेनली यही पूछ रहे हैं। तो वो है हमारा लेड और टिन। ये लेड और टिन से मिलकर बना है। लेड मतलब शीशा और टिन को हम टिन ही बोलते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? ये विद्युत तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या गलनांक होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। ये पूछ रहा है जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा रेज होता है, उन पे कौन सा चार्ज होता है या फिर उन पे कौन सा अवशेष होता है, ठीक है, आवेश होता है। तो आवेशित कौन सा होता है? वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, धनात्मक चार्ज होता है, ठीक है। धनात्मक चार्ज कैसे? इसका जो नाभिक होता है वो हीलियम का होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं उसके अंदर, और उनमें जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रेंज क्या है या फिर उसकी सीमा क्या होती है। तो ये इस डायग्राम में या इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इसका जो सेल्सियस है, इसका 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज जा रही है, इसकी सीमा जा रही है, निम्न से उच्च सीमा 35 से 42 जा रही है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा तो 94 से 108 तक जाती है। वो हम पूछते हैं ना कि फीवर कितना गया है, 106 गया है, 107 गया, तो इतना तो पूछा ही होगा। तो उसका मैक्सिमम है 108 और सबसे कम है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर ये 96 से 104 फ़ारेनहाइट में होता तो ये ऑप्शन बच्चे चूज कर सकते थे, लेकिन अगर ये सेल्सियस लिख रखा है तो ये गलत ऑप्शन हो गया। करेक्ट ऑप्शन है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे सब्सटेंस बताइए, वो सब्सटेंसेस जो और ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में ना तोड़े जा सके, ठीक है, ना फिजिकली ना केमिकली, उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम क्या, हम उनको मिक्सचर्स बोलते हैं? नहीं। क्या हम उनको पार्टिकल्स बोलते हैं? नहीं। क्या हम उनको कंपाउंड्स बोलते हैं? नहीं। उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, कार्बन हो गया, है ना, क्लोरीन हो गया, तो इनको, ये एलिमेंट्स है, इनको हम और ज्यादा ना तो फिजिकली तोड़ सकते हैं और ना इनका केमिकली तोड़ सकते हैं, ठीक है। क्लोरीन को तोड़ के हम कोई और सा एलिमेंट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को तोड़ के कुछ और नहीं बनेगा, वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही रहेगा, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे एलिमेंट्स, वो सब्सटेंसेस जिनको और ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में ना केमिकली तोड़ा जा सके ना फिजिकली तोड़ा जा सके, वो होते हैं हमारे एलिमेंट्स या फिर तत्व। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनकी कवरिंग, उनके ऊपर एक थिक, एक मोटी, क्या कहते हैं, ऑक्साइड की कवरिंग चढ़ाई जाती है। किसकी? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के लेयर के ऊपर थिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन की एक लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एनोडाइजेशन, ठीक है, या फिर एनोडीकरण, ठीक है। अब ये एनोडीकरण क्या होती है? इसमें क्या होता है,
और भी मेटल्स हो सकते हैं, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम या फिर मैग्नीशियम। इन सब पर एक प्राकृतिक ऑक्सीजन की पतली लेयर होती है, ठीक है। अब इसी पतली लेयर को मोटा कर दिया जाता है। इसी मोटा मोटा करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग। अब ये करते कैसे हैं? ये क्या करते हैं, एक अम्ल के अंदर इन मेटल को डुबा देते हैं। अब वो अम्ल क्या हो सकता है? हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, H2SO4, ठीक है। इस H2SO4 के अंदर हमने इस मेटल को डुबा दिया, ठीक है। और इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देते हैं, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी और इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है उसकी लेयर इस मेटल के ऊपर चिपक जाती है। तो इसी प्रोसेस को बोल दिया हमने, थिक कर दिया। जो लेयर पतली थी, नॉर्मली जो पतली लेयर उसके अंदर प्रेजेंट थी, उसको हमने क्या कर दिया? मोटा कर दिया। इसी प्रोसेस को हमने बोल दिया एनोडाइजिंग। इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। इमर्जन, इमर्जन का मतलब है धातु को किसी चीज के अंदर डुबो देना, ठीक है ना, उसे बोलते हैं निक्षेपण। एक और ऑप्शन दिया गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जो जो धातु होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है? जंग लग जाती है, ठीक है। तो जंग लगने से बचाने के लिए एक प्रोसेस की जाती है, जिंक। जिंक को क्या किया जाता है? चढ़ा दिया जाता है आयरन के ऊपर। ज्यादातर हमने देखा ना कि लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, तो लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए क्या चढ़ा देते हैं? उसके ऊपर जिंक की कवरिंग चढ़ा देते हैं। तो इस चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण, ठीक है। एक और इन्होंने ऑप्शन दिया ब्लूइंग या फिर नीलन, इसे क्या कहते हैं? तो नीलन क्या होता है? ये एक नियंत्रित, ठीक है, ये एक नियंत्रित ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ही करते हैं, है ना, एक नियंत्रित फॉर्म में। और इसमें क्या करते हैं? स्टील के ऊपर एक पतली काली ऑक्साइड की परत बना देते हैं। उसमें भी ऑक्साइड की ही परत बना रहे थे, ठीक है, लेकिन एसिड के अंदर चढ़ाकर बना रहे थे। ये एक, ये तो इसमें भी एक पतली ऑक्साइड, लेकिन वो काली ऑक्साइड की लेयर बना रहे हैं, ठीक है ना। अब ये काम क्या कर रही है कि जंग को प्रतिरोधक, जंग को रोक रही है, हिसाब को रोकती है, या फिर सजावटी नीले और काले रंग की फिनिशिंग प्रदान करती है। ये कई टाइप की हो सकती है। कोल्ड ब्लूइंग हो सकती है, हॉट ब्लूइंग हो सकती है, रस्ट ब्लूइंग भी हो सकती है, या कास्टिंग ब्लूइंग हो सकती है, ठीक है। और ये जो काली ऑक्साइड की लेयर होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4, ठीक है। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और कहते हैं, आप हमारे चैनल पढ़ाईशाला को सब्सक्राइब कीजिए, हमको पढ़ाईशाला हमारे इंस्टाग्राम को चैनल को फॉलो कीजिए। और अगर आपको इस की सब्जेक्ट की जो भी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल सकती है। थैंक यू।